A ball is thrown vertically upwards at 19.6 meter per second. For its complete trip up and back down to the starting position, its average speed is, ये चार ऑप्शंस हमारे पास गिवन हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये डायग्राम देखें, ये बॉल है जिसको ऊपर थ्रो किया जा रहा है। यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए रुकेगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे फिर दोबारा नीचे आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ऊपर जाते हुए भी इसके ऊपर जी की वैल्यू नीचे की तरफ लग रही है, और जब नीचे आ रहा है तब भी जी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 19.6 मीटर पर सेकंड, जिससे बॉल को ऊपर फेंका गया है, और जब यहाँ पे पहुँचेगी फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। और इसमें हम लोग वी एफ की वैल्यू डालते हैं 0, वी आई की वैल्यू 19.6, एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, देखें जी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, तो माइनस जी मल्टीप्लाई बाय टी। इससे हमारे पास टाइम निकल आएगा, जो हम लोगों ने टाइम निकालना है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस भी चाहिए टाइम, तो पहले हम टाइम निकाल रहे हैं। तो 19.6 और जी की वैल्यू 9.8 है, तो माइनस 9.8 टी। इसको रीअरेंज करेंगे, 9.8 टी इज इक्वल टू 19.6, और टी की वैल्यू इससे आ जाएगी 19.6 डिवाइडेड बाई 9.8 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो नीचे से ऊपर की तरफ लग रहा है वो है 2 सेकेंड। अब नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसके लिए फार्मूला एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई क्या था 19.6, टाइम जो ऊपर तक लग रहा है वो कितना सेकंड है 2 सेकंड है, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन क्या है वही माइनस जी यानी माइनस 9.8, और टी 2 सेकंड है तो 2 का स्क्वायर। अब इस 19.6 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 39.2, और हाफ मल्टीप्लाई बाई माइनस 9.8 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर यानी 4 से मल्टीप्लाई फर्दर किया तो ये माइनस 19.6 आ गया। तो हाइट जो डिस्टेंस है टोटल 19.6 मीटर, यहाँ से ऊपर तक का डिस्टेंस है 19.6 मीटर। अब एवरेज स्पीड निकल आएगी नीचे से ऊपर तक की। तो टोटल डिस्टेंस यानी 19.6 डिवाइडेड बाय टाइम जो ऊपर तक का लगा है 2 सेकेंड इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिए जो ऊपर तक की एवरेज स्पीड होगी वही नीचे की भी होगी। अगर आप पूरा नीचे तक का ना भी कैलकुलेट करें, क्योंकि देखें एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तो सिर्फ आपने आंसर टिक करना है, ठीक है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कहीं पाथ चेंज ना हो, तो चलें इसको भी देख लेते हैं। ट्रैवल टाइम ऑफ बोथ साइड्स कितना होगा, एक साइड का 2 सेकंड है तो दो साइडों का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई टी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 सेकंड। और टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, एक साइड का कितना है 19.6 मीटर, तो दो साइडों का कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एस, तो डी इज इक्वल टू 2s, 2 मल्टीप्लाई बाई 19.6 इज इक्वल टू 39.2 मीटर। अब एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल कितना हो गया 39.2, और टाइम कितना है टोटल 4 सेकंड, ठीक है। तो 39.2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। इफ़ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड then its acceleration immediately after leaving your hand assuming no air resistance is, चार ऑप्शंस गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेस देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या स्पीड ऑफ थ्रो इज रिक्वायर्ड फॉर द आंसर, ठीक है। अब इन ऑप्शंस को आप देखें, वैसे क्वेश्चन में एक ट्रिक है जो मैं आपको बीच में बताता हूँ। देखिए ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो है आप देखें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रह रहा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जब एक दफ़ा यहाँ से किक लगा दिए तो उसके बाद हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट देखें इनिशियली ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, फिर और कम हो रहा है, फिर ख़त्म ही हो गया, फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान लग रही होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है, जो कि नीचे की तरफ होती है। अब आप इस डायग्राम को देखें जो हमारे क्वेश्चन से मुतालिक है। एक बच्चा है, ये बॉल को यहाँ से छोड़ता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0 मीटर पर सेकंड। टाइम अभी देखें हमारा शुरू हो रहा है, स्टॉप वॉच हम लगा रहे हैं 0 सेकंड में, तो 0 मीटर पर सेकंड है। तो 1 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 19.6, 3 सेकंड के बाद 29.4, ठीक है, 4 सेकंड के बाद 39.2। ये क्विक रिप्लाई देने के आपके पास तरीके हैं, शॉर्टकट हैं। नो एयर रेजिस्टेंस मींस फ्री फॉल मोशन। अब देखें ये थ्रो लिखा हुआ है, इफ़ यू थ्रो अ बॉल डाउनवर्ड, ये नहीं कहा कि यू लीव अ बॉल। ये देखें लीव करेंगे तो बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, जबकि थ्रो करेंगे पुश करेंगे, यानी यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं पुश कर रहे हैं। तो अब ये कन्फ्यूजन इन्होंने ये डाली है, जो मैं कह रहा था ना ट्रिक डाली हुई है, लेकिन इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। क्यों, थ्रोइंग और लीविंग मेक नो डिफरेंस ऑन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
बिकॉज वंस द बॉल लीव्स द हैंड द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन इट इज जी। मतलब फोर्स का फिर फ़र्क क्या पड़ा जो लगा रहा है, थ्रो कर रहा है। द फोर्स अप्लाइड ओनली चेंजेस द इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम जीरो टू सम अदर वैल्यू। मतलब वैसे जब छोड़ेंगे तो 0 मीटर पर सेकंड होगा, जब थोड़ा पुश करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी इब्तदाई तौर पे ही बढ़ जाएगी, 0 से हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, और उसके बाद हर सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ती रहेगी। लेकिन एक्सेलरेशन तो क्या है, ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है इन एनी केस। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स फोर्स, इम्पल्स, एक्सेलरेशन या पावर। मेथड 1, इम्पल्स का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा p इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इम्पल्स का फॉर्मूला आपको गिवन है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी फोर्स कितने टाइम के लिए लगती है उसको इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि इम्पल्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम के। अब इससे देखें तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू इम्पल्स, यानी इम्पल्स की वैल्यू क्या है, फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा पी तो ऐसा ही रहा, इम्पल्स की जगह फोर्स इंटू डेल्टा टी लिख दिया। अब हम लोगों को क्या चाहिए, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी करेंगे तो फोर्स एफ आ जाएगी हमारे पास आंसर। सेकंड मेथड है नॉर्मल फार्मूलाज के थ्रू। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो हम लोग लिख लेते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम की जगह लिखा डेल्टा पी और चेंज इन टाइम की जगह डेल्टा टी लिख दिया। अभी देखें मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, और टाइम क्या होता है, टी ही होता है। मास एम अलहदा लिख लिया और वी डिवाइडेड बाई टी अलहदा लिख दिया। वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो इज इक्वल टू एम ए आपने लिख लिया यहाँ पे। और एम ए आपको मशहूर ज़माना फार्मूला याद होगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, लॉ ऑफ न्यूटन। तो फोर्स है हमारे पास बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, वेरी इंटरेस्टिंग, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन या टाइम। ये आपका ग्राफ है जो आपके इस बुक में भी गिवन है, और आपको इसके अंदर ये एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी होती थी। और तो एक्सेलरेशन आप देखें, एक्सेलरेशन इज़ द स्लोप इन वेलोसिटी टाइम के ग्राफ में। स्लोप क्या होती है, उससे एक्सेलरेशन मिलती है। तो यानी कि एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि टाइम तो एक तरफ लिखा हुआ है, वेलोसिटी भी नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ही पीछे बचता है। लेकिन हम इसको दिखाते हैं आपको, ये देखें आपने स्लोप इन वेलोसिटी इज टाइम, स्लोप इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और वो किस तरह मेजर करते हैं, डिफरेंस इन वेलोसिटीज माइनस डिफरेंस इन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम। तो वो आपके पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन आ जाती है, ठीक है। लेकिन जो ये एरिया इसके नीचे आ रहा होता है, जो एरिया आ रहा होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा होता है। एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। इस ग्राफ की एक एक्स्ट्रा तस्वीर आप देखें, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल किया है, 3 सेकेंड, ठीक है। ये टाइम स्केल है और ये वेलोसिटी है 3 सेकेंड, और यहाँ से ऊपर वेलोसिटी में कितना किया है, 2 सेकेंड। अगर ये रेक्टेंगल होता तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मीटर स्क्वायर एरिया होना था इस पूरे का, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन चूँकि ट्राइंगल है तो वो हाफ हो जाता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 6 तो 3, लेकिन चूँकि डिस्प्लेसमेंट है, एरिया नहीं है, तो 3 मीटर। इसी तरह इस एरिया के अंदर देखें तो ये बेसिकली प्रोसीजर यूज़ होता है। आपने जब ई कैट या एम डी कैट के एग्ज़ाम देखने हैं, उसमें तो इतना टाइम थोड़ी होता है कि आप मेजरमेंट्स लेते रहें। तो बस आपने मोटा मोटा यहाँ से देखना होता है कितना टाइम फ्रेम है। तो 3 to 9 क्या हुआ, 6, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 2। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 मीटर, ठीक है। वैसे तो अगर एरिया होता तो 12 मीटर स्क्वायर, लेकिन चूँकि डिस्प्लेसमेंट है ज़्यादा 12 मीटर। इसी तरह अगर ये इसके नीचे वाला मेजर करना हो तो देखें एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल मेजर किया जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेज देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद, 4 ऑप्शंस गिवन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन। ये वही ग्राफ आप देख लें, इसमें ये है नेगेटिव एक्सेलरेशन वाली साइड, ठीक है। हमें पता ही है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये कितना बनता था, 10 - 55 डिवाइडेड बाय 10 - 7। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाती थी -45 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अब चूंकि ये आपने देख ही लिया है, इससे कुछ मिलते जुलते और सवाल देख लें कि ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये क्या होगी, ये कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी,
नो एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, जिस लेवल पे है वहीं पे 55 पे ही है। और ये क्या है, ये हमने अभी देखा नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये क्या होगी, ये भी नीचे की तरफ जा रहा है स्लोप, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। A 7 kg bowling ball experiences a net force of 5 न्यूटन, what will be its acceleration? ये चार ऑप्शंस गिवन है। बॉलिंग बॉल गिवन है जिसका वेट कितना है, मास 7 kg है और फोर्स उसके ऊपर लग रही है 5 न्यूटन की। हमने क्या मालूम करनी है, एक्सेलरेशन। बहुत आसान है, F इज इक्वल टू एम ए, लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया है, इसके अंदर फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स क्या है 5 और मास क्या है 7 kg। 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 0.71 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स इज, चार ऑप्शंस गिवन हैं। चूँकि नॉर्मली रूटीन में हम लोग इम्पल्स यूज़ नहीं करते, ज़्यादा हमें इसकी भूल जाती है यूनिट क्या है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला देख लें, J इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डेल्टा टी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। की फोर्स कितने टाइम के लिए लग रही है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, तो इम्पल्स की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन सेकंड। और ये आप डायग्राम याद रखें, हमेशा आपको याद रहेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी न्यूटन मल्टीप्लाई बाय सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इज द राइट आंसर। A ball with original momentum plus 4 kg meter per second hits a wall and bounces back straight without losing any kinetic energy. The change in momentum of the ball is, change in momentum मालूम करना है। ये ऑप्शन है हमारे पास, वॉल है, बॉल है। बॉल जाती है किस इनिशियल मोमेंटम के साथ, 4 kg मीटर पर सेकंड, टकरा के वापस आती है तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि लॉस कोई नहीं हुआ लिखा है काइनेटिक एनर्जी, तो मैग्नीट्यूड वही रहता है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन माइनस आ जाता है। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसलिए मास की यूनिट क्या होती है केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो ये केजी मीटर पर सेकंड आपने याद रखना है कि मोमेंटम की एक यूनिट ये भी होती है। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम मालूम करना है, तो पी एफ माइनस पी आई यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या था -4 और माइनस इसमें से क्या कर देंगे इनिशियल मोमेंटम जो कि है +4, तो -4 माइनस +4, ये इससे वैल्यू आ जाती है -8। लेकिन यूनिट क्या होती है भूल सकते हैं आप लोग कि यार चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें से तो हमारे पास कोई नहीं है, मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकंड आपको याद है, तो आपने याद रखना है चेंज इन मोमेंटम बराबर होता है इम्पल्स के। ठीक है, डेल्टा पी बराबर होता है जे के, और इम्पल्स मैंने आपको बताया है कि फोर्स इनटू टाइम होता है, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो न्यूटन सेकंड हमारे पास जो है ना यहाँ पे यूनिट आ जाएगी, और ओवरऑल आंसर हमारा हो जाएगा -8 न्यूटन सेकंड। A body is traveling with a constant acceleration of 10 meter per second square. If s1 is the distance traveled in first second and s2 is the distance traveled in second second, which of the following shows a correct relation between s1 and s2? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इसकी चार ऑप्शंस गिवन हैं और ये एक टाइम लाइन में बना देता हूँ कि 0 टाइम से शुरू हुआ पहले सेकंड में। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी कि स्पीड बढ़ती ही जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है स्पीड बढ़ती ही जा रही है, यानी जो शुरू में स्पीड कम थी तो कम फासला तय किया होगा उसने, इसलिए मैंने टाइम लाइन पे थोड़ा सा फासला ड्रॉ किया, और बाद में जब स्पीड बढ़ती ही जा रही है तो दूसरे सेकेंड में ज़्यादा उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ठीक है, अभी आप ये देखें, ये एक बंदा इनिशियल लोकेशन पे खड़ा हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि 0 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जब मूव करता है किस एक्सेलरेशन के साथ, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ 1 सेकंड के लिए, तो डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर लेता है ये s1। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आप देख लें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। हम इसमें यूज़ कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके लिए डिस्टेंस मालूम करना है s1, तो यहाँ s1 लिख लिया वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आई क्या है हमारे पास 0, और टाइम कितने टाइम के लिए 1 सेकंड के लिए, प्लस हाफ ए एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन 10 और टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर, तो 1 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया और ये आगे बच गया हाफ मल्टीप्लाई बाय 10, तो वैल्यू आ जाती है 0 + 5 इज इक्वल टू 5 मीटर। तो 5 मीटर पहले सेकंड में हमने s1 जो फासला तय किया वो है 5 मीटर। अब हमारा शुरू होने वाला है सेकंड पोर्शन, तो सेकंड पोर्शन के लिए सबसे पहले हमें जारी बात है इनिशियल वेलोसिटी तो चाहिए होगी, जो कि पहली स्टेज की फाइनल वेलोसिटी बनती है। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी आई प्लस ए टी, वी आई हमें पता है 0 है, प्लस ए एक्सेलरेशन 10 है और टाइम 1 सेकंड, तो 10 × 1 इज इक्वल टू 10 सेकंड।
इससे आपको एक चीज़ दोबारा क्लियर हो जाती है कि एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी हर सेकंड में जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा करेगी। तो पहले सेकंड में 0 से 10 मीटर पर सेकंड होगी, तो जब फाइनल जगह पे पहुंचेगा कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन वो हमारे से सवाल नहीं पूछा गया, हम लोगों ने अभी S2 फाइंड करना है। तो जब सेकंड फेज़ में चलता है, 1 सेकंड और चलता है, तो वो किस स्पीड से जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के तहत जाता है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जो कि पहले स्टेज की फाइनल वेलोसिटी थी हमारी। अभी इस स्टेज के लिहाज से देखें तो इनिशियल वेलोसिटी बन जाती है, और हम लोगों ने फार्मूला वही लगाया, VAT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S2 मेजर करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा है, वही यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड। तो 10 मल्टीप्लाई 1 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 1 सेकंड। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 हो गया, और प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15 मीटर। तो ये 15 मीटर हो गया। तो ये इनका रिलेशन तो आप निकाल सकते हैं। और ये कैसे बनेगा, S1 इज इक्वल टू 5 मीटर, S2 इज इक्वल टू 15 मीटर। अब S2 अगर 15 मीटर है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, और 5 मीटर क्या है, S1 है। तो S2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय S1, और हमारा आंसर है C। जो MD कैट या ई कैट के एग्ज़ाम्स में आप लोगों ने देने होंगे पेपर्स, तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा, इतने लंबे इक्वेशन का तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप फिल इन करें। तो आपने सीधा ये लाइन लगा लेनी होगी, एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, और टाइम लाइन ड्रॉ कर लें, 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, और वेलोसिटीज ड्रॉ कर लें कि यहाँ पे इनिशियल क्या है 0, तो 1 सेकंड के बाद 10 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, और 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड। और आपने इधर जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकल आएगी, ठीक है। अगर पूरा एरिया होता तो वो क्या हो जाता, 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 इसका पूरा एरिया निकल आता। लेकिन हमें तो इतना एरिया चाहिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो S1 हमारा हो गया 5। अब ये वाला देखें तो ये इससे ज़्यादा है, S2 S1 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो इसी ट्रायंगल को आप उठा के एक दफ़ा रख लें, दूसरी दफ़ा रख लें, और तीसरी दफ़ा रख लें। ये और सारे काम आपने इमेजिनेशन में करना है। तो ये कितना बन जाएगा 15, ये क्या है 5। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, S2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S1। During projectile motion, the horizontal component of velocity changes with time, becomes 0, remains constant, increases with time। बहुत आसान है। ये डायग्राम आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखें, उतना ही है। ये ब्राउन एरो जो है उसी साइज़ का चलता आ रहा है, क्योंकि जब एक दफ़ा आपने फोर्स लगा के हिट कर दी, अब इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, तो ये रिमेंस कांस्टेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट अलबत्ता उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। ये डायग्राम देखें, आपने एक गोला मारा है गन से, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल कुछ भी नहीं है। तो 1 सेकंड के बाद माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे सेकंड के बाद माइनस 19.6, तीसरे सेकंड के बाद माइनस 29.4, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वही रह रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेंस कांस्टेंट, चेंज नहीं होता है। एक और डायग्राम देखने, एक बच्चे ने बॉल ऊपर फेंकी है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल कंपोनेंट उसका एक्सेलरेशन का है 19.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 सेकंड के बाद सेम रहता है, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट 9.8 मीटर पर सेकंड कम हो जाता है। तीसरे सेकंड के बाद देखिए ये भी खत्म हो गया, 0 रह गया वर्टिकल कंपोनेंट, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है। तो ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। A projectile is thrown horizontally from a 490 meter high cliff with a velocity of 100 meter per second. The time taken by projectile to reach the ground is, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। आप ये डायग्राम देखें कि ये एक गन है जो कि 490 मीटर हाइट पे है, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये थ्रो कर रहा है बॉल को 100 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की इसके अंदर हैसियत नहीं होती, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में हम लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रही होती है, वो इन्वॉल्व होती है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और वो भी वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। क्यों, क्योंकि हमें हाइट गिवन है, और वेलोसिटी भी हमारे पास वर्टिकली ही इफेक्ट हो रही होती है। तो SY इज इक्वल टू VIY मल्टीप्लाई बाई टी प्लस हाफ AY टी स्क्वायर। SY की जगह हम लोग हाइट लिख लेंगे H, VI वर्टिकल कंपोनेंट का इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, टाइम T जो भी लिख लें, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल कंपोनेंट क्या है माइनस 9.8, और टाइम T का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट की जगह 490 लिख लिया,
इज इक्वल टू ये 0 हो गया और ये आ गया -9.8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाता है -4.9 टी स्क्वायर। अब ये उधर ले गए और 4.9 को फिर नीचे ले गए, तो इसको रीअरेंज करने से हमारे पास आ जाता है 490 डिवाइडेड बाय -4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 डिवाइडेड बाय -4.9। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ गई -100। लेकिन टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो टी स्क्वायर हमारे पास 100 है और टी आ जाता है स्क्वायर रूट लेने की मदद से 10 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर बनता है। A projectile is launched at 45 degree to the horizontal with an initial kinetic energy E. Assuming air resistance to be negligible, what will be the kinetic energy of projectile when it reaches its highest point? ये चार ऑप्शंस इसके पास गिवन हैं और ये आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में दे रहे हैं, किक दे रहे हैं फुटबॉल को और ये इस तरह ट्रैवल कर रहा है और टोटल हाइट हम लोगों ने चेक करना है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। जब ये 45 डिग्री के ऊपर इसने लॉन्च किया है बॉल को, तो काइनेटिक एनर्जी उसने बताया है इनिशियली कितनी है, ई के बराबर। और काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, हाफ mv²। यहाँ पे v चूँकि दोनों कंपोनेंट इनिशियली इसके बाद वेलोसिटी के होते हैं, तो यहाँ पे हाफ mv² यूज़ हो रहा होता है। फाइनल जब हाइट पे पहुँच जाता है तब उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसको हम लोग ई प्राइम कह देते होते हैं। अब देखें ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। क्यों? शुरू में तो दोनों कंपोनेंट होते हैं, vx भी और vy भी, तो नेट वो जो उसकी वो होती है v होती है, ठीक है, नेट जो है उसका वेक्टर निकलता है वो v होता है, तो हाफ mv²। ई प्राइम जो हम लोगों ने निकालना है यहाँ पे, तो हाफ mvx² सिर्फ रह जाता है क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे कितना होता है, 0 वेलोसिटी, ऊपर थोड़ी देर के लिए बॉल थम सी जाती है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। अब इसको आप देखें, हाफ mvx² कितना होता है, vx कंपोनेंट कितना होता है, v cos थीटा, vx इज इक्वल टू v cos थीटा का स्क्वायर। इससे वैल्यू आ जाएगी हाफ mv² और cos स्क्वायर थीटा। यहाँ देखें हाफ mv², हाफ mv² किसके बराबर था, e के बराबर था, तो इस हाफ mv² को हम रिप्लेस कर लेंगे e से और cos स्क्वायर थीटा एज इट इज़। cos स्क्वायर थीटा का मतलब होता है cos थीटा का स्क्वायर, तो cos थीटा कितना है हमारे पास 45, तो cos 45 का स्क्वायर और cos 45 की वैल्यू है 0.707, 0.707 का जो स्क्वायर होता है उसका आंसर होता है 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई ई इक्वल टू 0.5 ई। तो ये हमारी जो है काइनेटिक एनर्जी है एट टॉप मोस्ट पॉइंट। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्ग जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ, 4 एंगल्स गिवन हैं। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम रेंज अचीव होती है, ठीक है। अगर लॉन्ग जंप करनी है तो किस एंगल के ऊपर करे तो मैक्सिमम जंप रेंज अचीव कर सकता है, ये इसका फार्मूला होता है। और इस फार्मूले की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब ये जो है 1 के इक्वल आए, ठीक है। और ये 1 के इक्वल कब होता है, साइन थीटा कब 1 के इक्वल होता है, जब एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। साइन ऑफ 90 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे साइन ऑफ 90 यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। तो इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिवाइडेड बाई 2 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर बनता है। ये आप एक और एग्जांपल देखें क्योंकि इसी से लिंक्ड अगला सवाल आ रहा है। देखिए 75 डिग्री पे जब इसने बॉल को हिट किया गोल्फर ने, तो यहाँ गिरी है। 15 डिग्री पे भी जब हिट किया तो इधर ही गिरी है, ठीक है। 60 डिग्री पे जब हिट किया तो इधर गिरी है और 30 डिग्री पे हिट किया तो इधर गिरी है। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज अचीव की है। ये डायग्राम भी आपने जहन में रखनी है। और ये डायग्राम भी 30 डिग्री पे हिट की है तो यहाँ गिरी है और 60 डिग्री पे भी गिरी है तो उधर ही जा रहा है जहाँ पे 30 डिग्री था, और 30 और 60 का प्लस कितना होता है 90। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज अचीव हो जाती है। और ये आप एक एनिमेशन देख लें कि 45 डिग्री के ऊपर मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकता है इंसान थ्रो करने के लिए। लिहाजा क्रिकेट खेलें, गोल्फ खेलें या आपने कोई थ्रोइंग की गेम खेलनी है, 45 डिग्री पे आप प्रैक्टिस करना शुरू करें हाथ घुमाने की, तो इंशाल्लाह आप वो गेम जीतेंगे। Range of a projectile on a horizontal plane is same for the following pair of angles। ये 4 सेट्स दिए हुए हैं और आपको बता दूं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए सेम रेंज अचीव होती है। मिसाल के तौर पे 30 और 60 है, इसी तरह 70 और 20 हो तो तब सेम रेंज होती है। ये एग्जांपल आपको पहले दिखा चुका हूँ कि 30 डिग्री या 60 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होता है 30 और 60 का 90। तो इन जब 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हों तो उन दोनों की रेंज भी एक जितनी होती है। अब इन दोनों को देख लें, 18 + 15 33, 90 नहीं बन रहा, तो इस पे मैक्सिमम जो है ना दोनों की एक रेंज नहीं होगी। 43 और 47 देख लें, इन दोनों का सम 90 बन रहा है, तो ये हमारा आंसर है। इनके ऊपर जो है ना एक ही रेंज मिलेगी।
बाकियों को भी देख लेते हैं। 20 और 80 का सम 100, तो इस पे भी एक रेंज नहीं मिलेगी। 52 और 62 का सम भी 90 नहीं है, तो इस पे भी एक रेंज नहीं मिलेगी। अगर आपको मेरे चैनल के ऊपर ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो हरगिज़ ना भूलें। थैंक यू।